हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कशन करेंगे सी टेट दिसंबर 2024 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा जिसमें आज हम लोग पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पेपर 2 एसएसटी के लिए सेशन रहने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। भाई काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा पेपर 2 के लिए। एक क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस ईयर की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इसका पहला वाला पार्ट जो आकर आप जो है देख सकते हैं। उसके आई सेक्शन में मैं लिंक लगा दूंगा। यहाँ जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं भाई, ये जनवरी 2023 का पेपर है। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है भाई। इसमें आज हम रिमेनिंग 31 यानी कि 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। 31 से लेकर 61 तक या 60 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। काफी यूजफुल कंटेंट आ रहा है यहाँ पर, एसएसटी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और पेपर 2 इंग्लिश और हिंदी के भी आपके पास में कंटेंट आने वाला है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम सी टेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए हम लगातार वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। देखो काफी सारे यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 61 है। सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट पैटर्न पर हैं उसमें आप देखोगे तो असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं सी टेट में। इससे क्या हुआ है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी हो गया है। क्वेश्चन इजी है बट लेंदी हो गया है। अभी हम 61 से 90 तक के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और यहाँ से आपको एक समझ बनेगी कि किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मिस मत करना। चीजों को आप मिस करोगे यानी कि अपने कंटेंट वाले पार्ट को मिस कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 61 का असर्शन ए बोलता है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस इज इंपॉर्टेंट एट एलिमेंट्री स्टेज। भाई ये एसएसटी के पैडागोजी का क्वेश्चन है। पैडागोजी के काफी सारे क्वेश्चन है भाई। देखो 60 मार्क्स का जो है आपका एसएसटी आता है, उसमें से मैं आपको बताऊं तो 20 से 22 प्रश्न जो है ना आपके सीधे सीधे पैडागोजी के बन रहे हैं। अब देखते रहना आप। 61 का मैं क्वेश्चन आपको बताता रहूंगा। पैडागोजी का क्वेश्चन है। रीजन बोला गया है, इट सैनिटाइज द चाइल्ड टू सोशल इश्यूज एंड डेवलप इन देम और रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट डाइवर्सिटीज। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हिंदी में देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट ये बोला गया। इसका तर्क क्या दिया गया, ये बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील करता है, बिल्कुल सही है। उनमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, बिल्कुल सही है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61 के लिए? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन आर है वो स्टेटमेंट ए की व्याख्या करता है। कैसे व्याख्या करता है कि जो सामाजिक विज्ञान क्या है, एक महत्वपूर्ण जो शिक्षण जो है सामाजिक विज्ञान का प्रारंभिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शिक्षण है। अब सामाजिक विज्ञान जो है क्या करता है, सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशीलता प्रदान करता है बच्चों को। जो भिन्नताएं और विविधताएं होती हैं उसको समान रूप से देखने का दृष्टिकोण डेवलप करता है बच्चे के अंतर्गत। तो दोनों तर्क भी सही है अभिकथन ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 62। अब क्वेश्चन 62 बोला जाता है भाई, देखो हिंदी में देख लेते हैं। अभिकथन बोला है। देखो सारे क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आप सभी लोगों के लिए। अभिकथन क्या बोला गया, भारत के गांव से किसान के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की क्षमता किसानों को दुखी का कारण बनती है, बिल्कुल सही है भाई। देखो तर्क भी सही है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो किसान होते हैं भारत में, उनके काफी सारे जो है आत्महत्या की आपको रिपोर्ट आती है, आप न्यूज आती है। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या होता है कि फसल खराब हो जाना। फसल खराब हो जाती है तो किसान अपना कर्ज नहीं दे पाता है। तो फसल किसकी वजह से, मानसून की वजह से। कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार ज्यादा बारिश आ जाती है। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से जो है जो किसान होता है उसको कर्ज पूरा ना होने की वजह से वो क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। काफी आसान प्रश्न था लेकिन क्वेश्चन को लेंथी बना दिया गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो तो लास्ट तक देखते रहो, काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है, आइडेंटिफाई द immediate measure which encourage women safety and enable them to make up jobs, support family income and becoming self resident। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, उन तत्कालीन उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनने में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन देखते हैं। बाल बाड़ियों का प्रावधान करना, संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना, व्यवसाय सुरक्षा का प्रावधान, या रात का पाली यानी कि रात की जो शिफ्ट होती है कि लेने के लिए सुविधा देना। तो देखो ऑप्शन नंबर जो बी है ये उचित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है उचित है। किस बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं सारे ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना। तो इससे भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा, ना ही इनकी सुरक्षा आएगी।
तो बाकी सारे स्टेटमेंट तो सही हैं, ए, सी और डी बिल्कुल अभिष्ट उत्तर हैं क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। और जो सही उत्तर नहीं है वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। पेडागोजी का क्वेश्चन है। अब देखते जाना कितने सारे क्वेश्चन आपको पेडागोजी के देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इंक्वायरी अप्रोच का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम से संबंध में सही है। जो ट्रू है वो आपसे पूछा गया है। इट एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इट हेल्प्स टू फाइंड द इवेल्युएट एविडेंसेस, टीचर्स डिसाइड टू पेस द लर्निंग, इट इज ए क्विक वे ऑफ लर्निंग। तो आपसे पूछा गया जो इंक्वायरी अप्रोच होती है वो कहां पर जाकर सही होती है। तो देखो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। अब 4 क्या बोल रहा है, ए और बी को बोल रहा है। क्या करती है इंक्वायरी अप्रोच, इट एनकरेज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, दूसरा इट हेल्प्स टू फाइंड द वे एंड इवेल्युएट एविडेंस। तो दोनों चीजों में हमारे पास क्या मदद करती है, जो इंक्वायरी अप्रोच होती है। क्लियर हो गई बात भाई। यहाँ कैमरा हमारा डाउन हो गया है, फिलहाल हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे विदाउट कैमरा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। इंक्वायरी अप्रोच में क्या क्या सीखा भाई आप लोगों ने, कि ये समस्या को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करती है, पहली बात। दूसरा, ये साक्ष्य एकत्र व मूल्यांकन के तरीकों का पता लगाने में मदद करती है। तो ये हो गई दूसरी बात। देखो जो भी इंक्वायरी अप्रोच होती है शिक्षिका अधिगम की गति को तय नहीं करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, आइडेंटिफाई द स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको बताना है निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है। अगेन पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। देख लो आप, पैडागोजी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है पैडागोजी के ही मिलेंगे। तो यहाँ पर बताना है निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करना है। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, या महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखो भाई राइट आंसर है 65 के लिए ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्या पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करनी है। कि देखो नक्शा बनाने की क्षमता यानी कि मैप, टू ड्रॉ द एबिलिटी ऑफ मैप। कि मैप क्या होता है, मैप किस चीज से बेस करता है, ज्योग्राफी, भूगोल। अगर आपको ज्योग्राफी पता है सोशल साइंस में तो आप जो है मैप को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या है, एक प्रकार का स्किल है, एक प्रकार का कौशल है। किससे विकसित होता है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से। तो नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना। अब बाकी सारे ऑप्शन क्या बोलते हैं, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति की, ये सारे जो है पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या चीज हैं, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को समझाते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य को नहीं डिफाइन करते। तो ऑप्शन बी कौशल आधारित ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पूछा गया है, डिसिप्लिन दैट मेक द सोशल साइंस ए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो ये क्या दिया गया, असर्शन दिया गया। अब इसका रीजन क्या है, देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन। बिल्कुल सही बात है। देखो हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी विधा विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है। सामाजिक विज्ञान में भाई इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, राजनीतिक विज्ञान भी होता है, अर्थशास्त्र होते हैं। तो यह अभिकथन बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है, इस विधा विशेष के अंतः संबंध होते हैं। तो बिल्कुल सही है, जितनी भी ये विधाएं हैं यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, क्या है, अंतः संबंध होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ 66 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो रीजन आर है, ए की सही व्याख्या हमारी करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न था लेकिन लेंदी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अगेन पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 67, व्हाइल इवैल्यूएटिंग सोशल साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स। आपसे पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से प्रश्न का इसका उद्देश्य समझने में मदद करेगा। किस प्रकार के प्रश्न जो हैं उद्देश्य समझने में मदद करेंगे मूल्यांकन के दौरान। वट स्किल्स आर एम्फेसिस्ड इन द सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम में किन कौशल पर बल दिया गया है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की तय क्षमता अपेक्षित है। तो 67 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है क्या बता रहा है, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्य पुस्तकों से। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कौन सा अभिष्ट उत्तर जो है करेक्ट है। तो देखो बी में क्या बोला गया है, यहाँ पर ए और डी, ये यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट सही रहेगा, ए
और डी, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है और अधिगमकर्ता जो है सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल के किस स्तर से समावेशित अपेक्षित करता है। यानी कि जब आप सोशल साइंस का मूल्यांकन करते हैं तो आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला होता है व्हाट स्किल्स आर एम्फेसिस्ड, कि पाठ्यक्रम में किन कौशल पर बल दिया गया था। दूसरा कि क्या लेवल ऑफ डिमांड किया गया है, जो अधिगम करता है उससे सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर पर उसने जो है सोशल साइंस की स्किल्स को गेन किया है। तो ऑप्शन ए और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। अब भारतीय न्यायपालिका पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, इसकी क्या वजह है। भाई देखो, जो भारतीय न्यायपालिका क्या वो सर्वोच्च है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियवाद या भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक मूल्य, प्रतिस्थापित लोकतांत्रिक मूल्य। तो देखो, भारतीय जो न्यायपालिका है ना, वो बिना किसी दबाव के जब कार्य करती है तो वो राइट आंसर क्या होगा इसका, किस लिए करती है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की वजह से, कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ठीक है, किसी भी बाहरी दबाव के कानून की शासन से रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में क्या इंपॉर्टेंट है, भारत की न्यायपालिका इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, की मतलब जो जुडिशरी है वो केवल सही या गलत को देखता है, राइट या फिर रॉन्ग को देखता है। जुडिशरी सिस्टम इंडिया में ऐसा नहीं है कि वो पक्षपात करता है। अगर पक्षपात करेगा तो फिर किस बात का जुडिशरी सिस्टम हुआ। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2 की इंडिपेंडेंस होती है जुडिशरी सिस्टम को इंडिया में सही और गलत में से, किसी भी दबाव पर कार्य नहीं करती है ये बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 69। Which of the following is not a characteristics of CCE, continuous and comprehensive evaluation। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगेन देख लो भाई, पेडागोजी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर दोबारा से आ गया। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी के पार्ट में, साइंस में भी पूछा जाएगा, एसएसटी में भी ये लगातार आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करता है सीसीई, जो इसकी एक विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। तो देखो क्या विशेषता नहीं है, यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं। तो मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्चों को मार्क्स दिया जाए, ये एक उद्देश्य नहीं है सीसीई का। सीसीई क्या है, व्यापक रूप से किया जाने वाला मूल्यांकन, जिसमें जिसमें स्कोलेस्टिक स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक दोनों पक्षों को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि जो स्कूल वाले पक्ष होते हैं और स्कूल के बाद जो घर में आकर बच्चा सीखता है, दोनों चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, किसमें, सीसीई के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ऐसा ही नहीं है केवल अंक पर आधारित मूल्यांकन होगा, नहीं, बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, अलग अलग क्षेत्र में बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो ये इसकी एक विशेषता नहीं है। यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग बनाता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का आकलन करता है, जो मैंने अभी बताया, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक दोनों पहलुओं पर बात करता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। Many workshop and factories located in industry area employ casual worker because। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी से संबंधित हितों पर लाभ पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपार भर्ती की मांग किए लंबे समय तक काम करता है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई भी अस्थायी आदमी के बिना किसी पेमेंट के काम नहीं करता, पेमेंट तो सबको चाहिए, चाहे परमानेंट हो चाहे अस्थायी हो। तो स्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास 70 के लिए, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, जिसमें क्या बोला गया, ए बी और सी, ए बी और सी करेक्ट ऑप्शन पूछा गया। स्थायी कर्मियों की तुलना में, ओह उल्टा हो गया भाई। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रम होते हैं, ये सही नहीं है भाई, मैं उल्टा बोल गया। स्थायी कर्मियों की तुलना में ऐसा कुछ नहीं है, परिश्रमी का मतलब नहीं आता यहाँ पर। मेन मुद्दा जो होता है जो टेम्परेरी वर्कर्स को रखने का, वो ये होता है कि आप इन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। जब आपको जरूरत हुई तब आपने लेबर को हायर कर लिया, जब आपको जरूरत नहीं है आपने लेबर को मना कर दिया कि अभी काम नहीं है। दूसरा, इनको जो वेतन है आप दे सकते हो, वेतन के साथ दूसरे अन्य लाभ देने की जरूरत नहीं पड़ती है इनको। जो परमानेंट होते हैं तो उनके भाई आपको पता है पीएफ वगैरह कटते हैं, फंड्स वगैरह जाते हैं, तो ये सब चीजें जो टेम्परेरी लेबर होती हैं उनको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अस्थायी कर्मी जो है बिना भर्ती की मांग किए एक लंबे समय तक काम कर लेता है। मतलब क्या होता है कि ये अपनी कोई डिमांड नहीं रखते हैं, जो अस्थायी लोग होते हैं अपनी कोई डिमांड नहीं रखते, इन्हें बस डेली वेजेस से मतलब होता है। तो ये हो गई बात हमारी
तो सही विकल्प क्या हुआ, ए, बी और सी 70 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 71। आपको बताना है रिक्त स्थान भरना है कि एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग, एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सहज जनता की आवश्यकता होती है। मोनार्ची, डेमोक्रेसी, ओलिग्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी। तो राइट आंसर है लोकतांत्रिक की बात हो रही है यहाँ पर, सीधा सीधी सी बात है। लोकतंत्र जो हमारे देश में है, लोकतंत्र जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो एक दृढ़ और लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सहज जनता की आवश्यकता होती है। जनता के लिए, जनता जब वोट देकर किसी को अपना मुखिया बनाती है, जैसे हम अपने वोट देकर पीएम बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, और जो पीएम होता है वो हमारे पूरे जो कंट्री होता है उसको गवर्न करता है। तो ये वाली जो ताकत होती है किसके पास होती है, जनता के पास होती है। इसी को हम इसी तंत्र को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर हो गया 71 के लिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आएगा 72। अब क्वेश्चन 72 में पूछा गया है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर धर्म राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। देखिए भाई, जब भी जरूरत पड़ती है तो जो राज्य होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकती है आवश्यकता पड़ने में। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या राइट आंसर रहेगा, देखो इसके साथ संविधान में दिए गए आदर्श के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है, जितने भी लॉज दिए गए उनके अकॉर्डिंग जो है, जो भी स्टेट्स हैं वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो ए और डी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका अभिष्ट उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे 73। क्वेश्चन 73 बोलता है भाई, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है यहाँ पर, सीधा सीधा बता देता हूं मैं, कि जो खुली पुस्तक परीक्षा होती है उसका एक स्टेटमेंट दिया गया है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल सही है कि जो खुली पुस्तक होती है, जो आप ओपन बुक सिस्टम जो होता है, उसमें जो है आप रट्टाफिकेशन मत करो, रोट मेमोराइजेशन को हटाने के लिए और किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षार्थी का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। भाई ऐसा नहीं है, देखो ओपन बुक सिस्टम जो होता है ना, वो किस लिए दिया गया था, जिससे बच्चे ज्यादा रटे ना, चीजों को समझे, किताबों के कांटेक्ट में रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन बुक सिस्टम आपके पास अगर दे दिया गया है तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर बुक में से लिख दोगे। भाई बुक से केवल हेल्प ले सकते हैं, वहां पर कैसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ओपन बुक सिस्टम होता है उसमें एनालाइज किया जाता है क्वेश्चन को, कि आप कितनी समझ आधारित है आपकी। प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, वो उस सोच पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे, ना कि सीधे सीधे प्रश्न कि आप डेफिनेशन लिख दो बुक में से देखकर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी समझ बूझ के आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। केवल आप बुक से हेल्प ले सकते हो, बुक में से नोट डाउन नहीं कर सकते हो। उसमें नोट डाउन करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा ही नहीं वहां पर। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, देखो राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया। केवल ए ही सही है, बी सही नहीं है। क्लियर बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है, देखो भाई, कि आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में से कि अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त किए, जिसमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि के प्रतिबिंब करता है। भाई आपको पूछना है, एक प्रश्न दिया गया है जिसमें किस पर के ऊपर बात हो रही है, गरीबी के ऊपर बात हो रही है, वह असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करेगा। ऐसा क्या क्यों है कि विलासकार्य और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं। कहने का मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल पर आपको क्या भिखारी भी मिल जाएगा और लग्जरी कार ऑनर भी मिल जाएगा, ठीक है। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते। भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा। सरकार गरीबी को मुफ्त सामान क्यों देती है। क्या यह उन्हें आलसी बना देता है। तो आपको क्या आंसर करना है कि आपको टिप्पणी देनी है, आपको बताना है कि गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को कौन सा प्रश्न प्रतिबिंबित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आलोचनात्मक क्या है कि भाई सीधे सीधे से बात हो रही है कि एक ही ट्रैफिक लाइट पर, भाई रेड लाइट जो होती है उस पर आपको भिखारी भी मिलेगा, तो वो क्या है, पुअर है,
ठीक है, उसी पर आपको क्या मिलेगा, एक रिच पर्सन मिलेगा जिसके पास लग्जरी कार है। दोनों के दोनों एक ही सिग्नल पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, ऐसा मानता है। एक तरफ पुअर आदमी हो गया, एक तरफ रिच आदमी हो गया, एक तरफ पुअर्टी दिखाई दे रही है, एक तरफ रिचनेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप आलोचनात्मक आंसर कर सकते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से इसको देख सकते हैं। ये प्रतिबंधित कर रहा है, प्रश्न नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आएगा 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इररिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अगेन पेडागोजी का क्वेश्चन है, देख लो भैया, पांचवा छठा क्वेश्चन पेडागोजी का जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या बताता है, जो नैदानिक मूल्यांकन होता है, सीधा सीधा समझ लो, नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, यानी कि आपको पता लगाना है कि बच्चे का कहां पर कमी आ रही है। बच्चे को जो भी हमारा सब्जेक्ट है, हो सकता है देखो किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक समझने में बच्चे को समस्या आ रही है, या फिर जो लेक्चर आप दे रहे हैं उसको बच्चे को समझने में समस्या आ रही है, तो आप डायग्नोज कर रहे हैं, आप पता लगा रहे हैं, कारण का पता लगा रहे हैं, किन कारणों की वजह से बच्चा जो है क्लास में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। उस प्रकार के मूल्यांकन को क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। जब आपको कारण पता चल जाते हैं, हो सकता है कि टीचर के समझाने का तरीका सही नहीं है, हो सकता है बच्चे का जो है इंटरेस्ट नहीं है टॉपिक को पढ़ने का, हो सकता है कि जिस विधि से आप उसे पढ़ा रहे हो उस विधि से बच्चा जो है समझ नहीं रहा, तो आपको अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है क्लास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो इसको पहचानना क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। सिंपल सिंपल, जब आपको कारण का पता चल जाए उसके बाद आप रेमेडी करते हो, रेमेडियल टीचिंग करते हो उसके बाद में। तो ये चीजें आप याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है पेडागोजी में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से और यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग से, दोनों से प्रश्न पूछा जाता है। तो 75 के लिए राइट आंसर क्या होगा, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धि की तुलना करने में किया जाता है। तो ये क्या है, इर्रेलेवेंट है, ये सही नहीं है। क्या होता है डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ये कभी भी तुलना करने में इस्तेमाल नहीं किया जाता ये मूल्यांकन, ठीक है। तो ऑप्शन ए को हटा दो। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये सीखने में आने वाली परेशानियों की मदद कर पहचानने में मदद करता है, सही है। यह पर्याय उपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, उपचारिक रेमेडियल टीचिंग जो है दे आर यूजुअली फॉलोड। हाँ बिल्कुल भाई, देखो मैंने अभी आपको बताया जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है उसके बाद क्या होगा, आपकी रेमेडी दी जाएगी, तो बिल्कुल सही है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 आपसे पूछा गया, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली कक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है, जो सही है वो आपको बताना है। बस सीधी सी बात है, एज पर टू द एनसीएफ किस में पूछा गया है, कौन से लेवल पर पूछा गया, सीधा सीधा ये देख लो भाई, कहाँ पूछा, स्कूली शिक्षा के स्तर पर, कौन से स्तर पर विद्यार्थियों से परिचय कराया जाना चाहिए। तो राइट आंसर है 76 के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर। आपको पता है एसएसटी आपके पेपर 2 में आती है, और ये कौन सा होता है, उच्च प्राथमिक स्तर हो जाता है हमारे पास, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेज। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्ष दर्शी के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो जो सोर्सेज होते हैं वो ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ भाई इनमें क्या होता है, ये होता है इनमें कि क्या अकाउंट ऑफ 5 विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स की व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं जो सोर्सेज में। तो ए और डी इसका अभिष्ट उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 78। अब 78 किस चीज पर फोकस कर रहा है, सीधे सीधे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। आपको बताना है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर मदद करेगी, ठीक है। राइट आंसर हम डायरेक्ट चलते हैं, 78 पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। अब ऑप्शन नंबर 1 देख लो क्या क्या बोलता है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी, विषय पर छात्र द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। तो ये क्या है, आलोचनात्मक दृष्टि वाला प्रश्न है। इसके साथ साथ किसी एक मुद्दे पर छात्र को अलग अलग अखबारों से कतरनों को इकट्ठा करना, उनके विवरण की तुलना करने को कहना, यह भी एक आलोचनात्मक दृष्टि से संबंधित प्रश्न है। छात्रों के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना और उसके शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। भाई ये नहीं है, हमें क्या करना था, एक्टिविटी देनी थी। कैसी एक्टिविटी देनी थी, जो पहली बात तो मीडिया पर बेस्ड हो, और उसके साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टि को देखने से, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को देखने से। जो आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है कि कौन सी क्रिटिकली बच्चे को सोचने में मदद करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका अभिष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है 79। अगेन हमारे पास पेडागोजी का क्वेश्चन है, देख लो भैया बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पेडागोजी के, इसीलिए PYQ लेके आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो भाई, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कमेंट भी लीव कर देना। बहुत सारे सेशन अभी आप लोगों के लिए आने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं आपको, जिसमें सारे इसी तरीके के, इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फॉर टीचिंग
शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट का अति उपयुक्त रहेगा? देखो ट्री चार्ट का मतलब क्या है? ट्री चार्ट का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सीधा सीधा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने अभी ए लिखा है, ए की 2 ब्रांचेस हो गई, है ना, कौन सा स्मॉल ए हो गई, स्मॉल बी हो गई, फिर फर्दर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको क्या हम बोलते हैं कि ट्री चार्ट बोला जाता है इस चीज को। तो यहाँ पर कौन सा शासक के शासनकाल का सार देना, तो ये तो आप केवल थ्योरी पार्ट में ही समझा सकते हो। किसी विशेष काल में ऐतिहासिक घटना जैसे युद्ध कब हुए, क्रांति कब हुई, सामाजिक आंदोलन को सचित्र दिखाना, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्री चार्ट का। आधुनिक इतिहास पढ़ने के लिए जी नहीं। जेंडर, आयु, नस्ल आदि इत्यादि जनसंख्या चरणों का वितरण के लिए बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। कि आप बता सकते हो कि देखो कि अगर हम बात करें कि हिस्ट्री की बात करें, तो हमने ऊपर लिख दिया हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री के बाद कौन कौन सी हिस्ट्री में हम डिवाइड करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री हो गया, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो इस तरीके से फिर एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से शासन आए, कौन कौन से वंश आए, मॉडर्न में क्या हुआ, ठीक है, आधुनिक काल में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें हम क्या एक ग्राफिकल फॉर्म में समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 80। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज स्ट्रेटेजीज कैन मेक द सोशल साइंस क्लासरूम इंक्लूसिव? समावेशी शिक्षा से प्रश्न जरूर बनता है, समावेशी शिक्षा पर हमेशा ध्यान रखो। तो समावेशी शिक्षा पेडागोजी में आपसे पूछी जाती है। पेडागोजी का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके साथ साथ हमारे डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है। यहां से प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्वेश्चन मिलेगा कि आप उनको एसएसटी में किस प्रकार से डील कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको डेफिनेटली पढ़ना है। एनसीएफ बेस्ड, एनसीएफ 2005 से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आरटीई से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्रश्नों के माध्यम से आप स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे से। 20 नंबर के प्रश्न मैं आपको गिना दूंगा, आराम से आते हैं यहाँ पर। पेडागोजी की मैं बात करूं तो आपसे सीधा सीधा बताना है कि कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। सीधा आपको बताना है कि समावेशी बनाने के लिए कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है। तो देखो विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया पहला ही। समावेशी का मतलब क्या होता है? एक ही क्लासरूम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभिन्न बैकग्राउंड के विभिन्न क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं उनको जब इंक्लूड किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? हम उसको ही हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 81 में सीधे सीधे पूछा गया, हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। काफी लेंथी क्वेश्चंस डाले गए हैं सीटेट में। अब पहले इस तरीके के क्वेश्चंस एसएसटी में तो बिल्कुल नहीं देखने जाते थे, सीडीपी में थोड़े से लेंथी क्वेश्चन मिल जाते थे लेकिन एसएसटी में नहीं मिलते थे। अब देखो यहाँ पर इसी चीज को हमें प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैं पीवाईक्यू लेके आया हूँ आपके लिए। ऐसा संभव है कि आप अपनी कक्षाएं में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर छात्र कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा? देखो हाशियाई समूह का मतलब क्या होता है? मार्जिनल ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं, जो मतलब पिछड़े समुदाय होते हैं उनके बारे में। तो क्या राइट आंसर रहेगा? इस प्रकार के समूह को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस प्रश्न में सीधा सा आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? तो देखो यहाँ पर जो सही बात है कि आपको किस तरीके से करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए अभिष्ट रहेगा। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं, या फिर विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करने चाहिए। नहीं भाई, ये नहीं होगा। तो राइट, इस तरह के मुद्दों पर संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, तो ये भी सही है भाई। तो राइट आंसर ए और बी के साथ आप जाओ। देखो मार्जिनल ग्रुप्स का मतलब क्या है कि जो पिछड़े ग्रुप होते हैं, तो के बच्चे अगर आपकी कक्षा में है तो आप उनको किस तरीके से ध्यान में रखकर बात करेंगे कि आप डायरेक्टली इस तरीके की कोई भी बात ना करें कि उन बच्चों के मन मस्तिष्क पर ऐसा जाए कि हम भाई पिछड़ी जाति से आते हैं इसलिए सर हमें जो है ना अलग दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको असहज महसूस नहीं करवा सकते। इनकी संवेदनशीलता से संभालना होगा इनको। आप इनसे रूडली बिहेव नहीं कर सकते, आप इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते कि भाई आप तो पिछड़ी जनजाति से आते हो। नहीं, इस तरीके से आपको डील नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए विकल्प जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 82। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्टता और विशेषताएं हैं। परियोजना कार्य क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क जिसको हम बोला जाता है। तो देखो प्रोजेक्ट वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, पेडागोजी में क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट वर्क से, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर हमारे पास सही रहेगा ए और सी। अब ए क्या बोलता है? यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है, बिल्कुल सही है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में
शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल, बिल्कुल सही है। तो देखो प्रोजेक्ट वर्क का मतलब होता क्या है, प्रोजेक्ट वर्क का मतलब होता है इसमें आपका सहयोगात्मक, कोलैबोरेटिव, यानी कि आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है इसमें प्रोजेक्ट में, आपने प्रोजेक्ट दिया, एक प्रोजेक्ट में एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप में कितने, सपोज आपने 5 स्टूडेंट रखे, तो इनको आपने एक टारगेट दिया कि भाई आपको ये चीज अचीव करके लेके आनी है, तो 5 लोग हैं, 5 लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे को अपने प्रोजेक्ट को, अपने कार्य को, दत्त कार्य को, परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें सहयोगात्मक कौशल विकसित होगा। दूसरा, विद्यार्थी की को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का, कि केवल बुक से ही रिलेट नहीं करेगा बच्चा, बुक से भी आगे जाएगा, अपना कुछ अलग एक्सपीरियंस शेयर करेगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 83 के साथ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज मेथड ऑफ सोशल साइंस। आपको बताना सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी कि फील्ड वर्क का क्या लाभ होता है। और भी आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कराता है, बिल्कुल सही है। तथ्यों को याद, तो बिल्कुल, रोट मेमोराइजेशन को बिल्कुल, स्टेटमेंट को अलग कर दो। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, परीक्षण नहीं करता भाई हमारे फील्ड वर्क जो होता है। तो देखो क्या है राइट आंसर, छात्रों के प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट हैंड या स्वयं द्वारा करके जो बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 84, अब क्वेश्चन 84 क्या बोलता है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 है। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो 84 के लिए क्या राइट आंसर होगा, क्यों किए जाते हैं भाई, तो देखो राइट आंसर है हमारे पास एक, ये एक प्रथागत प्रक्रिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। सरकार को उत्तरदायित्व का सुनिश्चित करना, दलों के समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहन करने के लिए, लेकिन यह प्रथागत प्रक्रिया नहीं है भाई। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 85, सीधा सीधा इसमें पूछा गया है, विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन को पढ़ाने के लिए क्या करेक्ट चीज है आपके पास, केस स्टडी के माध्यम से, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करना, सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। तो राइट आंसर है प्रदर्शन करना। जो आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा है कि आप प्रदर्शन विधि का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन 86 बोलता है, कथन दिया गया, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। ठीक है, यह अनुमान लगाता है कि जो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। तो किस चीज का अनुमान लगाता है, ये आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, देखो यह भाई बहुसंख्यकों द्वारा संभावित संस्कृत प्रभुत्व के अल्पसंख्यक, बिल्कुल सही है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता भाई संविधान। क्या करता है भाई, हितों की सुरक्षा करता है, बहुसंख्यक द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बहुसंख्यक द्वारा संभाव्य संस्कृत प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। तो देखो सीधा सीधा पूछा गया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अल्पसंख्यक लोग भी हैं और बहुसंख्यक लोग भी हैं। ठीक है, तो बहुसंख्यक जो लोग होते हैं उनसे अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करना, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, उनके हितों की रक्षा करना, उनकी सांस्कृतिक की रक्षा करना, तो ये सारे जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया भाई, डी इसका अभी उत्तर नहीं है, बाकी सारे के सारे इसके। अब तो राइट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 आता है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम, पेडागोजी का अगेन क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना, बिल्कुल सही बात है, आपको स्मरण नहीं कराने हैं तथ्य को किसी भी प्रकार से, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि तथ्यों को हमें कभी भी स्मरण नहीं करवाना है। ठीक है, क्या पूछा गया, सबसे उपयुक्त क्या है ये आपको बताना है। तो देखो संकल्पनाओं की स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये बिल्कुल सही है। परीक्षा निर्देश के आधार पर शिक्षक के विषय
वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषय को जोड़ देना, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। तो देखो संकल्पनाओं की स्पष्टीकरण का केंद्रित करना, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो इसके साथ सी ऑप्शन हमारा होगा नहीं, यहाँ भी सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना है और समझने पर केंद्रित, बिल्कुल भाई, कि हमें रूट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करना, हमें क्या करना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, समझ बिल्ड करनी है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है, बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना है, बिल्कुल सही है। ए और बी इसका अभिष्ट उत्तर हो गए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 88। दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्यकृत समूह यानी कि मार्जिनल ग्रुप्स बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमा में और समानता का व्यवहार किया जाए, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? समानता का अधिकार, संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो समानता का अधिकार है, संस्कृत और शैक्षणिकता का अधिकार है, वो हाशिए कृत जो समूह है उन पर बल देता है, उनकी गरिमा को बनाए रखना और समानता के व्यवहार किए जाने। क्या है भाई? मौलिक अधिकार है। जो मार्जिनल ग्रुप्स है, आपको उनकी समानता का अधिकार और शैक्षणिक अधिकार बिल्कुल उनको प्रोवाइड कराना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये नहीं बोला गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत। स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार हाशिए के लिए ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन आता है 89, पूछा गया है राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करना है हमें, कि क्या ए क्या बोलता है भाई, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, बी क्या बोलता है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, ये आपको बताना है कि स्टेटमेंट ए सही है या बी सही है। 89 में पूछा गया। तो देखो ए क्या है, संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्य को बताता है। तो प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, तो ये संकल्पनात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। और उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा जो सत्ता दल के सदस्य नहीं है, यह तथ्यों पर आधारित ज्ञान को बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 में पूछा गया, हिंदी में देख लेते हैं। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों के विभिन्न अनेक प्रकार की जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, उच्च नीच की कम उपस्थिति को। तो क्या राइट आंसर होगा? आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसके पास जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बी, सी और डी। बी क्या बोल रहा है कि भाई देखो जाति व्यवस्था के प्रचलन को ये हटा दो, दूसरे पिछले धर्मों से भिन्न, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, उच्च नीच को कम करने, कम उपस्थिति का। तो ये सी डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है। तो भाई ये थे हमारे 30 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे जैन का पेपर हुआ था ना, जैन 2024, उसको हमने डिस्कस किया। भाई 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में किए थे, प्रीवियस की जो 30 क्वेश्चन थे उन पार्ट ए में कर दिए थे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करना। वीडियो कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके बता देना। इसी तरीके के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पेपर 2 के लिए काफी सारा कंटेंट आने वाला है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें काफी सारी समझ बन रही है, क्योंकि पेपर जो है काफी लेंथी हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी डिटेल्ड में आपके पास में क्लासेस आने वाली है, पेपर 2 साइंस के लिए, पेपर 2 एसएसटी के लिए, साथ साथ इंग्लिश हिंदी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।